नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोटेशनल मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि टॉर्क क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के लेक्चर में हमको उसी चीज़ का एप्लीकेशन देखना है कि जो आपने टॉर्क सीखा था उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो साइड हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये हेडिंग्स हमने लिख ली होगी। अब देखो, सबसे पहले तो इसकी थ्योरी समझ लें। थ्योरी क्या है? जो भी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी होगी। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो आप उसके लिए एक चीज तो ये बोल सकते हो कि नेट फोर्स जीरो होता होगा, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा। तो नेट फोर्स एक्स में भी जीरो होगा, नेट फोर्स वाई में भी जीरो होगा एंड नेट फोर्स जेड में भी जीरो होगा। ये ऑलरेडी हम करना सीख चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। इस चैप्टर में नया क्या आएगा? इस चैप्टर में नया ये होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा एंड नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो इतनी थ्योरी है इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है तो ये सारी चीजें जीरो होती हैं। नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा। सिंपल सी बात है। अब सवाल है नेट टॉर्क तो किसके अबाउट नेट टॉर्क लिखें? जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि अलग अलग पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखो तो अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं। तो अगला सवाल यही उठेगा कि नेट टॉर्क जीरो लिखें तो किस पॉइंट के अबाउट जीरो लिखें? तो उसका आंसर ये है कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो लिखो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो लिखो, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो सेम होगा। तो टेंशन फ्री होकर के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क जीरो लिख सकते हो। तो इस पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं इस पे। देखिए, ये देखो, ये क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है। ये एक रस्सी, ये दूसरी रस्सी। इस वाली रस्सी में टेंशन T1 होता है और इस वाली रस्सी में टेंशन T2 होता है। आपसे T1 भी पूछा जा रहा है, आपसे T2 भी पूछा जाता है। T1 T2 पूछे गए हैं। अगर रॉड रेस्ट पे रहती है तो, अगर रॉड रेस्ट पे रहती है तो ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो l/4 है। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो ना, सिंपल है। टोटल l था, ये l/4 है, तो ये तो आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 3l/4, है ना। माइनस करके दिस माइनस दिस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा जाता है? T1 और T2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन भी बड़ा आसान है। सॉल्यूशन के नाम पर ना देखो, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखो पहले। तो ये आया पॉइंट ए, यहां मैंने मान लिया पॉइंट। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट मान सकते हो, सबसे सेम आंसर आता है। आप इसके अबाउट लिखो, चाहे इसके अबाउट, चाहे रॉड के सेंटर के अबाउट, चाहे इसके अबाउट, किसी के भी अबाउट लिखो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं इसके अबाउट लिखने जा रहा हूं, ए के अबाउट। तो देखिए, मैंने लिखा टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू 0। ए के अबाउट टॉर्क क्या है? 0। देखो, ए के अबाउट T1 का टॉर्क तो ऐसे ही 0 हो गया, है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, मान लेंगे कि वहां पर एक नेल से उस जगह को फिक्स कर दिया गया है। तो अगर मैं ए के अबाउट लिख रहा हूं तो मैं यही मान के बैठूंगा कि इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है। तो अगर ये पॉइंट फिक्स है तो इसका क्या टॉर्क हो जाएगा? 0। इसका आएगा टॉर्क जो कि होगा क्या? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आएगा T2 इंटू 3l/4। ये मैंने इसका टॉर्क लिख दिया। अब इस पर mg भी तो लग रहा होगा ना।
mg कहाँ लगता है? सेंटर पे। mg एकदम सेंटर पे लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L/2। तो mg का टॉर्क लिख दिया मैंने, mg L/2, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब साइन भी तो लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट T2 कैसा घुमाना चाह रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, तो T2 का टॉर्क हो जाएगा पॉजिटिव। और इसी पॉइंट के अबाउट mg कैसा घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज, तो mg का टॉर्क हो जाएगा नेगेटिव। ये सब पिछले क्लास में हमने समझा रखा है आपको कि कैसे क्या डायरेक्शन यूज किया जाता है, तो आपको याद होगा। तो यहां से T2 की वैल्यू आ जा रही है, कितनी आ जा रही है? ये 2mg/3। इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ये उस तरफ जाएगा, L से L कैंसिल होगा और T2 आ जाएगा, तो T2 आ गया 2mg/3। अब T1 बचा, T1 भी तो कैलकुलेट करना है। तो T1 कैलकुलेशन के लिए आप ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। अब इसमें सारे के सारे फोर्सेस कौन से एक्सिस में है? y एक्सिस में, तो मैंने लगाया समेशन Fy0। तो y एक्सिस में लगने वाले फोर्सेस लिख दो। ऊपर लगा T1 और T2, तो लिखूंगा T1 + T2। नीचे लग रहा है mg, तो लिखूंगा -mg = 0। T2 आ गया था 2mg/3, यहां पर मैंने रख दिया। तो देख सकते हो यहां से T1 भी आ जाएगा जो कि mg/3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो पॉज करें, ये क्वेश्चन लिखें, इसका सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद हम, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई वॉल है, और इस वॉल पे आपने एक रॉड को ऐसे होल्ड करके रखा है। देखो नॉर्मली क्या होगा, ये वॉल होती है और ये ग्राउंड होता, और अगर आप एक रॉड को ऐसे रखते तो ये रॉड अपने आप फिसल के नीचे गिर जाती है ना। ऐसे रॉड होती तो ये रॉड क्या होता, अपने आप ऐसे फिसल के आके ऐसे नीचे गिर जाती। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो इस वजह से यहां पर एक फोर्स इन्होंने लगा के रखा है, दैट फोर्स इज F। और यही हमको कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स यहां से लगा के रखें। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन यहां से हम कितना फोर्स लगा के रखें कि जो रॉड है वो रेस्ट पे रहे। रॉड की से रिलेटेड जो जरूरी बातें यहां लिखी हुई हैं कि रॉड का मास m है और लेंथ इसकी l है। और कोई जरूरी बात? हाँ, एक और जरूरी बात कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन एब्सेंट है। फ्रिक्शन के बारे में चिंता ना करें, ये सरफेस भी स्मूथ है और ये सरफेस भी स्मूथ है। ये भी लिख देते हैं हम, μ = 0 फॉर ऑल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं। तो सॉल्यूशन के नाम पे तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो सबसे पहले क्या लगा दिया मैंने, mg। फिर मैंने कहा कि यहां से एक नॉर्मल आता होगा n1 और यहां से एक और नॉर्मल आता होगा n2, और यहां से क्या लगाया जा रहा था, f, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो नेट फोर्स होना चाहिए 0। मतलब इसने पक्का इसको कैंसिल कर दिया होगा, है ना। नेट फोर्स 0 मतलब इसने पक्का इसको कैंसिल कर दिया होगा। मतलब n2 और f इक्वल होते होंगे मैग्नीट्यूड में। वैसे ही y में भी लगा सकते हो आप नेट फोर्स 0। तो ऐसा mg लग रहा है, ऐसा नॉर्मल लग रहा है, तो mg और नॉर्मल ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा, तो ये आ गया होगा mg। ऐसा हो गया। अब हम बहुत अच्छे जानते हैं, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को मैंने a मान लिया और लिखा मैंने टॉर्क अबाउट a = 0। यहां लिखता हूं, लिखा मैंने टॉर्क अबाउट a = 0।
तो देखो एफ का और mg का, सॉरी एफ का और n1 नॉर्मल का टॉर्क तो ऐसे ही जीरो हो गया क्योंकि ए से ही पास कर रहे हैं। टॉर्क किसका किसका आएगा, mg का आएगा और n2 का आएगा, बस इन दो चीजों का टॉर्क आएगा। तो मैं mg का टॉर्क लिख रहा हूं मैंने लिखा mg का टॉर्क फोर्स, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। देखो ओरिजिनल डायग्राम में देख लेते हैं, इसकी लेंथ क्या है l, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता l cos थीटा, और ये कितना हो जाता, ये हो जाता l sin थीटा। ये होता l cos थीटा, ये होता l sin थीटा। तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे ये लेंथ चाहिए। इस डायग्राम से देख के बता सकते हो ना क्या होता होगा, ऐसा mg लग रहा होगा, है ना। तो अगर ये पूरा l cos थीटा है तो मुझे सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए, तो कितना होगा वो l cos थीटा बाय 2। तो mg का टॉर्क लिख दिया, mg l cos थीटा बाय 2, ये हो गया। अब किसका टॉर्क लिखूंगा, n2 का। तो n2 का टॉर्क लिखा, n2 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स किस लाइन में लग रहा है, इस लाइन में लग रहा है ना, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो कि कितना है, देखो L sin थीटा है ना। ये डिस्टेंस लिखना है मुझे जो कि कितना है L sin थीटा। इक्वल टू 0। अब साइन भी तो लगाने पड़ेंगे, तो ए के अबाउट mg घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो mg का पॉजिटिव आएगा। n2 घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा। फिर n2 की वैल्यू f है, वो मैं वहां रख देता हूं, तो ये बन गया mg l/2 cos थीटा इज इक्वल टू, n2 की वैल्यू रख दिया मैंने f, l sin थीटा। तो यहां से हमारा आंसर आ गया f इज इक्वल टू mg/2 cot थीटा। तो जितने इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब में यही करना होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख सकते हैं 0 और नेट फोर्स भी 0 कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ ही जाता है। बस प्रॉपर हमको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान रखनी होती है, फिर सारे आंसर आ जाते हैं। तो वीडियो पॉज करेंगे, जरा इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख ले वीडियो पॉज करके। मान के चलते लिख लिया होगा, इसके बाद सॉल्यूशन लिख लें वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्योर रोटेशन की। जैसे कि हमने जब रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया था और हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव की थी, उसी की मैं बात करने जा रहा हूं। तो फिर से हम साइड हेडिंग लिखेंगे प्योर रोटेशन। तो मान लेते हैं कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसा घूम सकता है, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। अब हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं जो कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करता हो, ठीक है, लिख ही देता हूं मैं फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो उसी का डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखो ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं मान लिया मैंने कि इसका छोटा सा टुकड़ा होता होगा m1, फिर यहां कहीं मैंने मान लिया इसका कोई दूसरा टुकड़ा होता होगा m2, ये डिस्टेंस होता होगा r1 और ये डिस्टेंस होता होगा r2, ऐसा कुछ होता होगा। ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने सर्कल में घूम रहे होंगे, रोटेशन हो रहा है ना, तो सब अपने अपने सर्कल में घूम रहे होंगे। अब मैं लिखना चाहता हूं टॉर्क, अब मैं लिखना चाहता हूं m1 की वजह से टॉर्क। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टॉर्क आएगा, अलग से बनाए जरा सर्कल, देखो ये सर्कल है, तो जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आएगा, वो टॉर्क सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से नहीं आ सकता। क्योंकि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो तो एक्सिस को कट कर देगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो यहां पर क्या होगा,
सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वो तो इसको कट कर देगा, जो भी टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, टेंजेंशियल फोर्स की। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रुकना जरा। इमेजिन करो ये एक्सिस है और ये एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है। अब मैं कह रहा हूं अगर आप इस दरवाजे पे ऐसा फोर्स लगा दोगे तो ये दरवाजा थोड़ी घूमेगा। सिंपल इमेजिन करो, शुद्ध इमेजिनेशन की जरूरत है यहां पर। ये दरवाजा है, मान लेते ये दरवाजा है और आपने इस दरवाजे पर ऐसा ही फोर्स लगा दिया तो ये थोड़ी घूमेगा, है ना। ये तो दरवाजे को धक्का मारना हुआ। आप दरवाजे पे ऐसा फोर्स लगाओगे तो थोड़ी घूमेगा ये। आपको दरवाजे पे कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा, है ना, ऐसा परपेंडिकुलर आउटसाइड द स्क्रीन। तो अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो ये नहीं घूमने वाला, ऐसा फोर्स लगाओगे तब ये घूमेगा, ऐसा। तो ऐसे फोर्स में तो नहीं घूमेगा ये। कैसे में घूमेगा, ऐसे। ये मार्कर आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वही हम यहां पे कह रहे हैं कि ये दरवाजा अगर आप इस पर ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन अगर आप ऐसा लगाओगे तो जरूर घूमेगा। तो अगर मैं इसको सर्कल से कंप्लीट करूं तो ऐसे में नहीं घूमने वाला ये, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स मेरे कोई काम का नहीं है। ये दरवाजा घुमाने की बात करूं तो इस फोर्स से नहीं घूम सकता, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स मेरे कोई काम का नहीं है। किसकी वजह से घूमेगा ये, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो जो भी यहां पर टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आएगा। तो लिखते हैं अपन टॉर्क इज इक्वल टू, इस पे लिख रहा हूं टॉर्क m1 की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर दूसरे वाले पे टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसा चलता रहता। टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, MAT होता है, तो लिख दिया मैंने, सर्कुलर में पढ़ाया गया था ऐसा। फिर AT का फॉर्मूला भी आप जानते हो, अल्फा R होता है, ये भी सर्कुलर में ही पढ़ाया गया था। अब यहां से देखो क्या कॉमन हो जाएगा, अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो लिखा मैंने m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर टाइम्स अल्फा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसी ब्रैकेट को बोला जाता है कैपिटल I, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे। टॉर्क एक्सिस के अबाउट है, I भी एक्सिस के अबाउट है। एक्सिस कौन सा, ये रहा, ये वाला एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना, उस एक्सिस के अबाउट। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, फिर इस पर हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बहुत हाई फाई सवाल नहीं पूछे जाएंगे इसमें भी, आसान ही पूछे जाएंगे। देखो तो क्वेश्चन कहता है कि एक रॉड हुआ करती थी, रॉड के इस एंड को फिक्स कर दिया, क्रॉस का मतलब समझते हैं ना, कील ठोक दी यहां पर ऐसे, ये एंड फिक्स कर दिया और रॉड को रिलीज कर दिया गया। अब सोचो अगर रॉड को आप रिलीज कर दोगे, यहां कोई ऑब्जेक्ट है रॉड जैसा नहीं है, इसी से समझाते हैं, है ना, ये ऐसी रॉड थी। अब अगर इस रॉड को आप रिलीज कर दोगे तो कैसे घूमेगी, ऐसे, है ना, ये रॉड यहां थी ऐसे, इसको आपने अगर उस एंड से रिलीज कर दिया, इस एंड से फिक्स रखा है, तो ये ऐसे घूमेगी। तो ये जो रॉड है पूरी ऐसे घूम जाएगी। तो इसमें यही आपसे पूछा जा रहा है, इसको पॉइंट P बोल देते हैं। तो आपसे बोला जाता है कैलकुलेट टॉर्क अबाउट P एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द रिलीज।
जैसे रिलीज किया उसके जस्ट बाद कितना टॉर्क लगता होगा और कितना अल्फा होता होगा, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए बड़ा आसान है। रॉड का मास m है, लेंथ l है, मैं लिखना भूल गया हूं, लिख देता हूं। कहां लिखें, यहां लिख देते हैं। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम अलग से डायग्राम बनाएंगे। इस जगह पर mg आता होगा, यहां से जहां से कील ठोक रखी है ना, यहां से भी कोई फोर्स आता होगा। ये जो कील ठोक रखी है यहां से भी कोई ना कोई फोर्स आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। सीधी सी बात है ना, यहां पर आपने कील ठोकी है, रॉड के एक एंड को फिक्स किया है, तो रॉड के इस एंड पर भी कुछ फोर्स आएगा, लेकिन उस फोर्स के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। कितना होगा अभी हमको नहीं पता। इस पॉइंट को हमने P बोल रखा है। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं टॉर्क अबाउट P। तो एक ही फोर्स का टॉर्क आएगा जो कि mg है, तो हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि L/2 है। तो एक टॉर्क तो हमने लिख दिया। अब कहता है अल्फा भी बता दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखूंगा, टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू आई अबाउट P इंटू अल्फा। P के अबाउट टॉर्क क्या आया है, mg L/2। रॉड का I क्या होता है, एंड के अबाउट, ये होता है ml²/3। तो आप देख सकते हो ऐसे अल्फा भी कैलकुलेट हो गया, जो कि है 3g/2l। और क्वेश्चन सॉल्व। इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वेरी बेसिक। तो फिर से वीडियो पॉज करेंगे, इसको समझेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस रॉड को थोड़ा टेढ़ा कर दे रहे हैं अब हम। तो हमने बोला अब रॉड ऐसी है, अब रॉड ऐसे है, फिर से इस एंड के अबाउट फिक्स्ड है। रुक जाओ, गलत बन गया डायग्राम। अब हम बोल रहे हैं रॉड जो है ऐसी है और फिर से इस एंड के अबाउट फिक्स्ड है। रॉड का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फिर से रॉड को रिलीज कर दिया गया, ये हिंज था, इस पॉइंट को P बोल दिया। फिर से हमसे बोला जाता है कि टॉर्क अबाउट P बता दो एंड अल्फा बता दो। फिर से सेम क्वेश्चन, फिर से मास m है, लेंथ l है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखें, जिस एंड से हिंज्ड है वहां से कोई फोर्स आ रहा होगा जिसके बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन होगी नहीं, इस पॉइंट को हमने P कहा। देन यहां पर mg लगता होगा। अब मुझे फिर से टॉर्क लिखना है, तो देखो टॉर्क लिख रहा हूं P के अबाउट। P के अबाउट टॉर्क हो जाएगा फोर्स दैट इज mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इस लाइन में mg लग रहा है, इस लाइन में mg लग रहा है, तो ये हो गया फोर्स। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि बड़ा ही आसान है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये पूरी लेंथ l है, ये पूरी लेंथ l है और ये थीटा है, तो ये जो है l cos थीटा हो जाता, तो ये उसका आधा है, तो ये हो जाएगा l cos θ/2। थीटा आपको पता है 60 डिग्री, तो cos 60 रख दो, तो ये हो गया mg L/4। टॉर्क आ गया। अब अगर टॉर्क आ गया तो अल्फा भी निकाल सकते हो। कैसे, यूजिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये हो जाएगा mg L/4, फिर I कितना होगा ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3g/4l। तो फिर से वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन लिखें, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपसे क्या, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर से एक रॉड है, यहां से हिंज कर रखा है,
दिस इज पॉइंट पी। रॉड को कर दिया गया फिर से रिलीज। अब हमसे बोला जाता है कि अगर रॉड को रिलीज किया है तो ये रॉड जब ऐसे घूम के आकर के फाइनली वर्टिकल हो जाएगी तो इसका ओमेगा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमसे बोला जाता है कैलकुलेट ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो ओमेगा क्या होगा। बहुत आसान है, सॉल्यूशन पे आते हैं, फाइनल डायग्राम बनाते हैं। तो देखो जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब आप ये देखो जरा कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो पहले यहां पर था, अब कहां आ गया सेंटर ऑफ मास, यहां पे आ गया। तो देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना हाइट नीचे आ गया। अगर रॉड की लेंथ L होती तो, अगर रॉड की लेंथ L होती तो सेंटर ऑफ मास कितना हाइट नीचे आ चुका है, L/2। ये कितना होता है, ये L/2 होता है। तो हमने लगाया, थोड़ा इसको साइड करते हैं, तो हमने लगाया इसमें वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया। mg का वर्क बहुत अच्छे जानते हो, mg h होता है। सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट नीचे आया, L/2, तो h की जगह मैं L/2 लिख दूंगा। डेल्टा के हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली ये मान लो आप ओमेगा से घूम रहा था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रिलीज किया गया है। अब कुछ नहीं बचा, यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा और बनेगा mgl इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना होता है, ml/3 होता है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है √3g/L। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखो, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा ये देखने में। तो मान के चलते लिख लिया होगा। अब सॉल्यूशन पे आएंगे। तो मान के चलते ये भी आपने लिख लिया होगा, फिर ये बाकी का सॉल्यूशन। तो ये आराम से आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।